RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 का फर्स्ट चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण है उसमें आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस चैप्टर के लगातार जो पॉइंट हैं वो प्रस्तुत किए हैं जिनमें हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिए थे, जिनमें हमारी क्रियाविधि के आधार पर 4 प्रकार की अभिक्रियाएं और मंद और तीव्र अभिक्रियाएं आदि हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर हमारी अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, जिसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और दूसरी होती है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इस प्रकार से ये हमारी ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। थर्म टेम्परेचर, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर, तापमान, तो उसी आधार पर इन अभिक्रियाओं को लिया गया है। इनकी अभिक्रियाएं नाम के अनुसार लिखी जा सकती हैं, जैसे ये ऊष्मा शोषी, शोषण करने वाली, ऊष्माक्षेपी, अक्षेपी मीन्स एग्जिट अर्थात निकालने वाली। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप इनकी परिभाषाओं को अपनी कॉपी पर नोट अवश्य कर लें। यहाँ बोर्ड पर मैं आपको पूरी परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, केवल हेडिंग लिखे हुए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इनको दोहरा लें, इनको अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तथा उत्पन्न हुई ऊष्मा को उत्पादों की ओर प्लस Q कैलोरी लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई अभिक्रिया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, तो यहाँ पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको प्लस Q कैलोरी के रूप में हम लिख सकते हैं। ये उदाहरण एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है। जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं दहन वाली होती हैं, जिसमें कोई पदार्थ जलाया जाता है, जैसे कागज जलता है, कार्बन जलेगा, तो उन सब के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम सामान्य जीवन की बात करें तो जो अभिक्रिया के पश्चात पदार्थ गर्म हो जाता है, जैसे कि अगर हम कली चूने को लेकर चलें तो जो कली चूना है जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो पूरा मिश्रण गर्म हो जाता है। गर्म होने का तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ऊष्मा उत्पन्न हुई तो वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जबकि जो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में हम ऊष्मा को ही प्रोडक्ट की ओर ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम माइनस Q कैलोरी ऊष्मा के रूप में उसको लिख देते हैं। ऊष्मा की मात्रा जो है वो माइनस से प्रदर्शित की जाती है। तो बाईं ओर हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल दाईं ओर अगर ऊष्मा निकल रही है तो प्लस Q और ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो माइनस Q कैलोरी से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यूरिया है, यूरिया को पानी में घोल दो तो वो ठंडा हो जाता है। जहां ठंडा हो रहा हो तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होगी, वो ऊष्मा ग्रहण करेगा तो वो ठंडा हो जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस निकल जाती है ऊष्मा की कुछ मात्रा, ऊष्मा कुछ कैलोरी में निकल जाती है। यहाँ पर 10th लेवल में आपको ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता नहीं है कि इसमें कितनी ऊष्मा निकलती है और कितनी ऊष्मा नहीं निकलती, ये वैल्यू छोड़ दीजिए। केवल आप प्लस Q कैलोरी और प्लस Q के साथ माइनस Q कैलोरी ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी के आधार पर इनको ले सकते हैं।
इसी प्रकार से एक उदाहरण, जैसे अगर हम नाइट्रोजन का ले लें और उसको ऑक्सीजन के साथ अगर अभिकृत कराया जाता है तो यहाँ पर NO बन जाती है और -Q कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो इस ऊष्मा के कैलोरी या जूल जो मात्रक होते हैं उसके अनुसार अगर ऐसी कुछ वैल्यू लिखी हुई है तो आप उन अभिक्रियाओं की पहचान कर सकते हैं कि वो ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, किस प्रकार की वो आपकी अभिक्रिया दी हुई है। इन अभिक्रियाओं के एक एक दो दो उदाहरण आप लोग अवश्य याद कर लें। इसके बाद आपकी आती है विभिन्न प्रकार की स्पेशल अभिक्रियाएं, विभिन्न विशेष अभिक्रियाएं जिनको हम लेकर चल सकते हैं। अब ये पॉइंट अधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली अभिक्रियाएं जो दी हुई थी जैसे कि योगात्मक और वियोजन, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं थी उनके पश्चात ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपकी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है अपचयन प्रकार की। तो ये दो प्रकार की विशेष अभिक्रियाएं आपको यहाँ पर सिलेबस में दी गई हैं। ऑक्सीकरण जो होता है इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। ये दोनों अभिक्रियाएं। अब इनमें मैं ऑक्सीकरण के तो पॉइंट यहां पर लिखूंगा, अपचयन के उसके साथ साथ आपको बताते हुए चलेंगे। देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती हो, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या तो ऑक्सीजन जुड़े या सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं हाइड्रोजन हट जाती हो, उन अभिक्रियाओं को भी हम ऑक्सीकरण ही कहेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपका है वो मुख्यतः अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि इन अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो इन अभिक्रियाओं में धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहां पर मैंने आपको ये तीन परिभाषाएं बताई हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण कहलाती हैं, जिनमें हाइड्रोजन हट जाती हो वो भी ऑक्सीकरण कहलाएंगी, या जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हो अर्थात धनायन का निर्माण होता है, उन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे हम इनका एक एक उदाहरण लेकर चलें, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जोड़ दी जाए तो जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो यह हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण बोला जाएगा। परंतु ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ गई, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, तो इसके लिए क्या अभिक्रियाएं बोली जाएगी वो अभी लेकर चलते हैं। लेकिन यहां पर कहा है हाइड्रोजन हट जाती है, तब यहां पर देखिए HI का अगर हम वियोजन कर दें तो ये H2+I2 में परिवर्तित हो जाती है, तो हाइड्रोजन अलग हो गई, तो HI में से हाइड्रोजन अलग होने के कारण ये HI का ऑक्सीकरण कहा जाता है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तीसरा आता है हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जैसे सोडियम को अगर देखा जाए तो वो Na पॉजिटिव बना देती है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, तो ये अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण प्रकार की ही होगी। तो यहां पर हमने ये ऑक्सीकरण की परिभाषा और उसके उदाहरण दे दिए। अब इसी के साथ साथ अगर हम अपचयन को लेकर चलें, ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग अपने आप लिखेंगे। कैसे? अपचयन, अगर क्वेश्चन आ जाता है अपचयन की परिभाषा बताइए, तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हटती है, हाइड्रोजन जुड़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और ऋणायनों का निर्माण होता है। ये सब परिभाषाएं आपकी अपचयन की ही होंगी। इनको अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है जिनमें इन सभी पॉइंट्स में से कोई एक भी पॉइंट हो रहा हो। जैसे ये अभिक्रिया फिर से ले लें, इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ने के कारण ऑक्सीजन का अपचयन हुआ। जैसे पहले अभी मैंने बताया था इस उदाहरण को कि यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, केवल अभिकारकों का ही ऑक्सीकरण होगा।
यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी तो यहाँ ऑक्सीजन का अपचयन हुआ। अभिकारकों की ही ओर हमने जल का, वाटर का, H2O का कोई यूज नहीं किया इन परिभाषाओं में। दूसरा इसमें कहा है कि ऑक्सीजन हट जाती हो, उसी को अपचयन कहेंगे। जैसे हमारा KClO3 है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन इसमें अलग हो जाती है, तो पोटेशियम क्लोरेट का अपचयन हो रहा है ये ऑक्सीजन के हटने के कारण। इसी प्रकार से एक कहा गया है कि यहाँ धनायन का निर्माण होता है ऑक्सीकरण में, तो अपचयन में होगा ऋणायन का निर्माण। जैसे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त होता है। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो वो क्लोराइड आयन का निर्माण करती है, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण और ये अपचयन हो गया। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब इन दोनों में क्या संबंध है? दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो इन दोनों में कुछ संबंध भी होता है। इन दोनों में संबंध क्या होता है? तो देखिए, इस समीकरण के अनुसार यहाँ पर एक पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ी और दूसरे पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, यानी इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हुआ और दूसरे पदार्थ का अपचयन हुआ। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों सदैव एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी जब एक अभिक्रिया होगी तो दूसरी अभिक्रिया भी अवश्य ही होगी। एक अकेली न तो ऑक्सीकरण और न ही अकेली अपचयन अभिक्रिया कभी संभव हो सकती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं हैं। तो इस आधार पर जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर हमें केवल ऑक्सीकरण और अपचयन को ही समझना है। अब इसको हम एक आधार पर ऐसे ले सकते हैं कि जैसे ये चौक है, मैंने यहाँ से छोड़ दी, तो ये छोड़ी तभी मानी जाएगी जब कोई दूसरा इसे ग्रहण करे। भले ही दूसरा हाथ, जैसे हमने कोई वस्तु ऊपर की ओर उछाल ली, तो ऊपर उछालने पर उसे लेने वाला कोई नहीं है, वापस पृथ्वी की ओर ही आती है, तो उस अवस्था में लेने वाली वो पृथ्वी है। पृथ्वी धरती उस वस्तु को ग्रहण कर लेती है। अगर पृथ्वी पर वो वस्तु न जाए तो उसे ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, तो उस वस्तु को फेंकने का, छोड़ने का भी कोई औचित्य नहीं होगा। अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों सदैव एक साथ ही होती हैं, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। विस्तार पूर्वक तो बाद में लिया ही जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ऑक्सीकरण के लिए आप इनमें से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं और अपचयन के लिए इसके विपरीत। लेकिन सबसे बेहतर परिभाषा जो है वो ये थर्ड पॉइंट है, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, अर्थात जिनमें धनायनों का निर्माण होता है। अब कुछ कहेंगे कि यहाँ पर धनायन का निर्माण कहाँ हुआ। इसमें तो H2 अणु, ऑक्सीजन अणु, H2O अणु हैं, तीनों अणु हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर इसकी एक शब्द ऑक्सीकरण संख्या आता है जिसको आवेश कहते हैं, वो आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आवेश इस पर 0 है, इस पर 0 है। अकेला हाइड्रोजन परमाणु, अकेला ऑक्सीजन परमाणु किसी प्रकार का आवेश नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर जल का सूत्र होता है HOH, जिसमें H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो यहाँ देखिए चार्ज आ गया, हाइड्रोजन 0 था वो प्लस का हो गया, यानी इसने धनायन का निर्माण किया। ऑक्सीजन 0 था वो नेगेटिव हो गया, यानी उसने ऋणायन का निर्माण किया। तो इस आधार पर हाइड्रोजन में जो आवेश आया प्लस का, तो धनायनों का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागे गई, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, वो ऑक्सीजन ने किया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ी, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन ने ही धनायन का निर्माण किया, तो ये इसका ऑक्सीकरण है। तो इसी प्रकार से हम अपचयन को लेकर चल सकते हैं कि ऑक्सीजन से नेगेटिव आयन बने तो ऑक्सीजन का अपचयन हुआ,
ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी तो ऑक्सीजन का अपचयन हुआ। तो इस प्रकार से हम इनऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित कर सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं छांटिए, तो वो इस प्रकार से आप लोग छांट सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों के बारे में लेकर आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।